नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स यानी EHW में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि कुछ तकनीकी और व्यक्तिगत कारणों से पिछले कई महीनों से मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 27 जुलाई 2025 को यूपी RO ARO 2023 के प्री का री एग्जाम होने जा रहा है। तो इस एग्जाम को फोकस करते हुए, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकें, हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला जो आपके एग्जाम में हूबहू वैसे ही पूछे जा सकते हैं जैसा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके अंतर्गत हम आज शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स के पुरस्कार वाले सेक्शन की। साथियों, इस प्रश्न की या इन प्रश्नों की एक खास बात यह है कि ये हूबहू उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं जो आयोग एग्जाम में पूछता है। आप पेपर उठाएंगे तो आपको वही सेंटेंस विकल्पों का वही अनुक्रम मिलेगा जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं जो कि शांति के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। पहला पहला प्रश्न, 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, आयोग के जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है, जहां से शुरुआत होती है, ये इसी लाइन से होती है, कथन कारण कथन वाले प्रश्न में। 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पुरस्कार निहोन हिदानक्यो, क्या नाम है, निहोन हिदानक्यो नामक जापानी संगठन को प्रदान किया गया है, जो परमाणु हथियारों के उन्मूलन हेतु वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व करता है। एकदम सही है। दूसरा कथन है, यह संगठन वर्ष 1956 में उन लोगों द्वारा स्थापित किया गया जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों में जीवित बचे थे। ये कथन भी सही है। तीसरा, निहोन हिदानक्यो को ICAN यानी इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के साथ 2017 में भी संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आपको गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि 2017 में ICAN अकेले पाया था, उसमें निहोन हिदानक्यो की कोई भूमिका नहीं थी। चौथा स्टेटमेंट है कि वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया था। तो ये कथन सही है। तो कथन एक सही हो गया, दो सही हो गया और चार सही हो गया। अब कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। आयोग भी ऐसे ही पूछता है। इसके नीचे कूट दिया है। विकल्प ए केवल एक दो चार सत्य है, बी केवल दो और तीन सत्य है, सी केवल एक और तीन सत्य है, या फिर डी सभी कथन सत्य हैं। तो आपने क्या देखा? एक दो चार, विकल्प ए। ठीक है। अब इसमें जो असत्य कथन है, मैं केवल उसको पढ़ रहा हूं। देखिए, ICAN को 2017 में परमाणु हथियारों के उन्मूलन हेतु नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन निहोन हिदानक्यो को उस वर्ष पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि दोनों संगठनों का परमाणु निशस्त्रीकरण में, परमाणु निरस्त्रीकरण में योगदान है, लेकिन निहोन हिदानक्यो को इस साल मिला है, ना कि 2017 मिला था। कथन जो चार है उसको देखिए, वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया था, जो अल्पसंख्यक समुदाय से थी और ईरान में महिलाओं के अधिकारों और उनके अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे भी आपने देखा। अब इसी क्वेश्चन को अगर कथन कारण के रूप में मान लीजिए आयोग पूछता है तो कैसे पूछेगा, वो अगले प्रश्न में देखिए। नीचे दो कथन है, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक। आप जान रहे हैं कि जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं उनमें आयोग की भाषा शैली ऐसी ही होती है। अभिकथन ए यानी एजम्पशन ए दिया है कि वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार एक जापानी संगठन
निहोन हिदानक्यो को दिया गया। बिल्कुल सही है। कारण आर यानी रीजन। साथियों, जब भी आप कारण को पढ़िए तो एक क्वेश्चन जनरेट करिए, क्यों। जैसे आपने पढ़ा कि वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को दिया गया। ये सही है। क्यों दिया गया? क्योंकि, आप ऐसे बोलिए, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले से प्रभावित लोगों ने निहोन हिदानक्यो नामक संगठन की स्थापना की थी। एकदम सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। अब आपको देखना यह है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये किस विकल्प में आता है? तो विकल्प पढ़िए। जनरली आज से 3 साल पहले जो होता था, वो पहले विकल्प में होता था ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये पहला विकल्प हुआ करता था। लेकिन आजकल जो पिछले 3 सालों से आयोग ने अपने पैटर्न को चेंज किया है, जब से चार अलग अलग जो एबीसीडी सेट होते हैं उनमें विकल्पों के क्रम को भी बदल देते हैं। एक ही पेज पे आपको अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। आप चाह के भी बगल वाले का नकल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बगल में कोई लड़का बैठा हुआ है, कोई कैंडिडेट है, और हम आपस में सेटिंग करना चाहें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले पेज के सारे क्वेश्चन उसके अलग रहेंगे और आपके सारे क्वेश्चन अलग रहेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्रम है, एकदम बदला हुआ है। यही कारण है कि ये विकल्पों के अनुक्रम में फेरबदल आयोग कर दिया है। तो फिलहाल जो ऑप्शन बी दिया है इसमें कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है। झटके से अगर आपकी आदत पड़ी हुई है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, तो आप इसका ए ऑप्शन मार देंगे। और पूरे पेपर में आपसे कई बार ऐसी गलती हो जाएगी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है। अब व्याख्या देखिए। ये दोनों कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही, इसमें कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसी प्रश्न को, नोबेल के शांति पुरस्कार के प्रश्न को ऐसे भी पूछेगा तो आप उसको ट्रैकल कर लेंगे। कैसे देखेंगे? परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के योगदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आईसीएएन ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि की दिशा में प्रयास किया। सही है। निहोन हिदानक्यो ने परमाणु विस्फोटों के प्रभावों को उजागर करने हेतु हिबाकुसा हिबाकुसा की कहानियों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया। ये भी सही है। तीसरा है, इसाकू सातो इसाकू सातो को उनकी 3 सिद्धांत नीति के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें जापान को परमाणु हथियारों से दूर रखना शामिल था। ये भी सही है। चौथा कथन है, नरगिस मोहम्मदी को शांति पुरस्कार उनके परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों के लिए दिया गया। ये गलत है, क्योंकि नरगिस मोहम्मदी को कब मिला था? 2023 में, महिलाओं के अस्तित्व और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, ना कि परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयासों के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। तो अब कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एकदम आयोग की भाषा है ये। कूट, केवल 2 और 3 सत्य हैं, केवल 1 और 4 सत्य हैं। सी कह रहा है कोई भी कथन असत्य नहीं है। डी कह रहा है 1 2 3 सत्य हैं। तो फिलहाल आपका ऑप्शन डी 1 2 3 सत्य है। अब एक चीज ये बताइए, जैसे ये दिया है कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि सभी कथन सत्य है। इसका पॉजिटिव ये हुआ कि सभी कथन सत्य है। तो इस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, क्योंकि आयोग विकल्पों के तरीकों को बदल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सारा हो गया। अब देखिए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक।
कथन ए है, पहला है, यह पुरस्कार दक्षिण कोरिया के लेखक हान कांग को प्रदान किया गया। दक्षिण कोरिया के लेखक हान कांग को प्रदान किया गया, एकदम सही है। हान कांग की लेखनी में कोरियाई समाज में युद्धोत्तर संवेदनाएं, अस्तित्ववाद और स्त्री अस्मिता की झलक मिलती है। युद्धोत्तर संवेदनाएं, अस्तित्ववाद और स्त्री अस्मिता की झलक मिलती है, ये भी सही है। कह रहा है कि यह दक्षिण कोरिया के किसी लेखक को मिलने वाला पहला साहित्य का नोबेल है, ये गलत है। चौथा, हानकांग को उनकी अंग्रेजी भाषा में रचित पुस्तक द वेजिटेरियन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ये कथन सही है। साथियों, एक फैक्ट और याद रखिए कि आयोग के 140 क्वेश्चन में से आपके आरओ के जो 140 जीएस के और 60 हिंदी के प्रश्न आएंगे, उनमें जीएस में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन एकदम विवादित रहेंगे, और वो ऐसे प्रश्न होंगे जहां पे आपका टाइम बर्बाद होगा। आप एकदम अगर अपना समय बर्बाद करेंगे तो आपके लिए वो निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आयोग जानबूझ के देता है। तो इसमें केवल कथन एक दो चार सकते हैं। ठीक है, व्याख्या देखना आवश्यक नहीं है, कुछ खास नहीं है व्याख्या में। भौतिकी के 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में सही युग्म चुनिए। एक साइड में सूची वन में विजेता दिया गया है, दूसरे साइड में उनके योगदान को दिया गया है। आपको दिखाना है कि क्या कितने युग्म सुमेलित हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 युग्म हैं। जॉन जे हॉपफील्ड, जॉन जे हॉपफील्ड न्यूरल नेटवर्क मॉडलिंग में योगदान, सही है। जेफरी ई हिंटन डीप लर्निंग और एआई क्षेत्र में कार्य, ये भी सही है। ठीक है, बाकी जो एंड्रू जॉन ग्रीन हाउस गैसों के विश्लेषण हेतु योगदान, हांगकांग क्वांटम मैकेनिक्स पर कार्य, ये एकदम दोनों कथन गलत हैं। क्यों गलत हैं, इनको हम व्याख्या में देखते हैं क्यों गलत है। देखिए, जॉन जे हॉपफील्ड जो है, जो सी कथन है ए, ये कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के जनक माने जाते हैं। ठीक है, जेफरी ई हिंटन डीप लर्निंग और बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम में अग्रणी योगदान है, जेफरी ई हिंटन। ठीक है, डीप लर्निंग और एआई के क्षेत्र में। बाकी जो तीसरा है, ये क्यों गलत है, क्योंकि हानकांग जो हैं ये दक्षिण कोरिया के साहित्यकार हैं। ठीक है, द वेजिटेरियन के लिए को इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, अभी पहले क्वेश्चन में हमने इससे जस्ट पहले वाले में पढ़ा है। और एंड्रू जॉन जो हैं, ये भौतिकी के विजेता नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए, थोड़े समझदारी के साथ पढ़िए उसे। अब चिकित्सा का नोबेल, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को प्रदान किया गया, सही है कि गलत है? ये सही है। चिकित्सा का नोबेल विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को प्रदान किया गया। इन वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए यानी कि एमआईआरएनए की खोज की, जिससे आनुवंशिक रोगों की नई व्याख्या संभव हुई है, बिल्कुल सही है। माइक्रो आरएनए की खोज ने कैंसर और न्यूरो डीजनरेटिव बीमारियों में संभावित इलाज के द्वार खोले हैं, एकदम सही है। किसके द्वार खोले हैं? कैंसर के और न्यूरो डीजनरेटिव बीमारियों के संभावित इलाज के द्वार इन्होंने खोले, खूब पैदा किया है। चौथा कह रहा है, गैरी रुकुन एक कोरियाई मूल के वैज्ञानिक है जिन्होंने अमेरिका में शोध किया, ये गलत है। कथन एक दो तीन सही है। कथन एक दो तीन ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब विकल्पों के क्रम को आप पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखिए कि आयोग पूछता क्या है। पूछा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है? केवल एक, तीन और चार सत्य है। बी, देखिए आयोग ऐसे पूछेगा, कोई भी कथन असत्य नहीं है। कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? सभी कथन सत्य हैं। केवल एक और चार सत्य है, केवल एक दो तीन सत्य है, तो ऑप्शन डी केवल एक दो और तीन सत्य है। ठीक है, अब देखिए जो असत्य था, गैरी रुकुन
कोरियाई मूल के नहीं है बल्कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। गैरी रुकुन क्या है? ये कोरियाई मूल के नहीं है बल्कि कहाँ के हैं? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है। अगला देखिए, 2024 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के संदर्भ में निम्न युग्मों का मिलान कीजिए। सूची 1 में नाम दिया है और सूची 2 में उनका योगदान दिया है। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर और फ्रांसिस अर्नाल्ड। ठीक है। अब ये देखिए, डेविड बेकर, इनका क्या योगदान है? प्रोटीन डिजाइनिंग और कंप्यूटेशनल बायोकेमिस्ट्री। प्रोटीन डिजाइनिंग और कंप्यूटेशनल बायोकेमिस्ट्री सही है। डेमिस हसाबिस, अल्फा फोल्ड एआई प्रोजेक्ट, ये भी सही है। जॉन एम जम्पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रोटीन संरचना निर्धारण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रोटीन संरचना निर्धारण, ये भी सही है। ये जो दिया है फ्रांसिस अर्नाल्ड, लीवर कोशिका अनुक्रमण, ये गलत है। ठीक। तो अब देखिए 1 2 3 किस विकल्प में है? विकल्प ए दिया है केवल 1 3 सही है, विकल्प बी है 2 4 सही है, विकल्प सी केवल 1 2 और 3 सही है। तो विकल्प ये सी हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। जो दिया है चौथा कि फ्रांसिस अर्नाल्ड, ये जो दिया है कि फ्रांसिस अर्नाल्ड, लीवर कोश का अनुक्रमण, तो फ्रांसिस अर्नाल्ड का इसमें कोई योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र से है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकदम ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला, यह पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन, क्या नाम है? क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया। एकदम सही है। क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, एकदम सही है। उन्होंने श्रम बाजारों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर दशकों तक अनुसंधान किया है। श्रम बाजारों में महिलाओं की भागीदारी, एकदम सही है। यह पहला अवसर था जब किसी महिला को एकल रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पहला अवसर था जब किसी महिला को एकल रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी सही है। क्यों सही है, इसकी हम चर्चा व्याख्या में करेंगे। चौथा है, यह पुरस्कार मूल नोबेल वसीयत का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1969 में स्थापित किया गया था। एकदम सही है। एकदम सही है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर, कूट लिख रहा है केवल 1 2 3 सत्य है, बी लिख रहा है केवल 1 और 4 सत्य है, सी लिख रहा है कोई भी कथन असत्य नहीं है, डी लिख रहा है केवल 2 3 और 4 सत्य है। अब एक बात बताइए, आपने चारों कथन को सत्य किया है, चारों कथन सत्य हैं। इस विकल्प में कहीं ऐसा लिखा है कि चारों कथन सत्य है? नहीं। ये जो दे रहा है कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसी का अर्थ क्या है? कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका अर्थ है कि चारों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी कथन असत्य नहीं, ये यही सही उत्तर है। तो आप ध्यान रखिए, पढ़ने के साथ साथ आयोग जो अपना मायाजाल विकल्प के रूप में फैलाएगा, उस पे भी आपको फोकस करना है। ये जो व्याख्या है, आप व्याख्या पढ़ लीजिए, सारी व्याख्या सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में शामिल नहीं थी। इसे स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने 1969 में अल्फ्रेड नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज के रूप में शुरू किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे रूप में, अर्थशास्त्र के नोबेल वाले क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछे तो कैसे पूछा जा सकता है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता महिलाओं के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है। पहला, क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अकेले प्राप्त करने वाली पहली महिला है। शब्दों के
प्रयोग पे ध्यान दीजिए। क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अकेले प्राप्त करने वाली, क्या है, अकेले प्राप्त करने वाली पहली महिला है। सही है कि गलत है? सही है। क्यों सही है इसको हम बताते हैं। इससे पूर्व नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में केवल दो महिलाओं को ही प्रदान किया गया था। एकदम सही है। एलिनोर ऑस्ट्रम को यह पुरस्कार सार्वजनिक वस्तुओं के सामूहिक प्रबंधन पर उनके कार्य के लिए 2009 में प्रदान किया गया था। ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी, लेकिन अकेली महिला नहीं थी। ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, तो एलिनोर ऑस्ट्रम है, जबकि अकेले अगर पूछेगा तो ये क्लाउडिया गोल्डिन हो जाएंगे। चौथा कह रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुब्लो, क्या नाम है, एस्थर डुब्लो को 2019 में यह सम्मान अकेले प्राप्त हुआ था। ये गलत है, अकेले नहीं मिला था, साथ में दिया गया था। अब कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कर रहा है। पहला है केवल एक, दो और तीन सत्य हैं। बी एक और चार सत्य है। सी दो, तीन, चार सत्य है। और ऑप्शन डी दे रहा है कोई भी कथन असत्य नहीं है। कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो हमने क्या दिखाया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही कथन, ऑप्शन ए। ठीक है, सही विकल्प ऑप्शन ए। अब देखिए, महिला अर्थशास्त्री वर्ष, संयुक्त या अकेले, योगदान का क्षेत्र। एलिनोर ऑस्ट्रम जो थी 2009 में मिला था। ये संयुक्त रूप से इनको घोषित किया गया था। एस्थर डुप्लो 2019 में मिला था इन्हें। इन्हें भी संयुक्त दिया गया था। किस क्षेत्र के लिए? गरीबी उन्मूलन हेतु, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हेतु दिया गया था। ठीक है। क्लाउडिया गोल्डन 2023 में इन्हें अकेले मिला है। क्षेत्र क्या है? महिला श्रम भागीदारी का इतिहास, महिला श्रम भागीदारी का इतिहास। साथियों, बहुत आसान होता है शांति का नोबेल और साहित्य का नोबेल। अक्सर करके आमतौर पे पेपर में सेट करने की अवधारणा रहती है, लेकिन जब पेपर को टफ बनाना होता है तो वो चिकित्सा का हो गया, फिजिक्स का हो गया, इसको डाल देते हैं। तो आपको सारे प्रश्नों को देख के जाना है। 10वां बुकर पुरस्कार आता है। देखिए, बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। एकदम सही है। ऑर्बिटल अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, ऑर्बिटल अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। यह उपन्यास 136 पृष्ठों का है, जो बुकर पुरस्कार इतिहास में सबसे छोटा विजेता उपन्यास है। ठीक है, ये भी सही है। बुकर पुरस्कार 2024 की शॉर्टलिस्ट में केवल पुरुष लेखक शामिल थे। गलत है। अब देखिए, दिया है उपयुक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट क्या दिया है? ए एक दिया है, दो, तीन, चार सत्य है। बी दिया है एक और चार सत्य है। सी दिया है केवल एक, दो, तीन सत्य है। डी कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन कहाँ है? सी में। तो एक, दो, तीन सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में कथन चार को केवल देखिए कि क्यों असत्य है। देखिए, 2024 की शॉर्ट लिस्ट में 5 महिला लेखक शामिल थीं, जो पुरस्कार के 55 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक हैं। ठीक है, 5 महिला लेखक। अब अगला क्वेश्चन। अभी हमने बुकर पुरस्कार देखा, अब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करते हैं। बुकर पुरस्कार के बाद अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या दे रहा है? पहला, बानू मुस्ताक पहली कन्नड़ लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्या नाम है? बानू मुस्ताक। बानू मुस्ताक पहली कन्नड़ लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एकदम सही है। उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प
क्या नाम है? हार्ट लैम्प का अनुवाद दीपा भास्ती ने किया। एकदम सही है। इनकी किताब है हार्ट लैम्प, उसका अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था। एकदम सही है। तीसरा, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह पहली लघु कथा संग्रह है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली लघु कथा संग्रह है हार्टलैंड। एकदम सही है। चौथा दिया गया है, यह पुरस्कार केवल अंग्रेजी में मूल रूप से लिखी गई पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। ये गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो विकल्प कौन सा है इसमें? केवल एक, दो और तीन सत्य है, यानी कि विकल्प ए हो गया। अब अगला है 12वां क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। सूची 1 में विजेता दिया है, सूची 2 में उनका योगदान दिया है। ठीक है। ए दिया है कर्मा फुनसो, जो कि भूटान के हैं। हयाओ मियाजाकी, जापान। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, थाईलैंड। फारबिजा फारहान, इंडोनेशिया। दूसरे साइड में इनके योगदान को दिया गया है। तो देखिए, भूटान ये बेहद आसान हो गया। कर्मा फुनसो भूटान, तो इसमें भूटान को भूटान से मिला दीजिए। इनका योगदान क्या है? भूटान की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, यानी A2 हो गया। अब एक तो ऑप्शन आप सीधे देख लीजिए, अगर ये आपको मिल गया। एक तरीका ये है कि पूरा मिलाने के बजाय आपको अगर एक मिल गया तो आप युग्म को देखिए A2 कहाँ पे है। A1, A2, A3, A4। A2 केवल इसमें है, तो यहाँ से टिक करिए और मार के आगे बढ़ जाइए। ये सिंपल तरीका होता है। अब अगर मान लीजिए दो विकल्प ऐसा आ जाता है कि ए दो विकल्पों में दिया है, तो आपको सारे को मिलाना पड़ेगा। फिलहाल इसमें एक में है, इसलिए आराम से हो जा रहा है। बी, हयाओ मियाजाकी जापान के हैं। इनका योगदान है एनिमेशन के माध्यम से मानवता की कहानियां प्रस्तुत करना। ठीक है। फिर रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, थाईलैंड। इनका योगदान है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। और फारिजा फारहान इंडोनेशिया की हैं। इनका योगदान है पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं, व्याख्या में बहुत खास नहीं है। जहां व्याख्या आवश्यक है वहीं पे हम व्याख्या करेंगे। अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार 2024। पुलित्जर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलित्जर, पहला, नाइट वॉच उपन्यास को फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। एकदम सही है। नाइट वॉच उपन्यास है, इसे फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। दूसरा, ए डे इन द लाइफ ऑफ अबेद सलामा। ए डे इन द लाइफ ऑफ अबेद सलामा को जनरल नॉन फिक्शन श्रेणी में पुरस्कार मिला। ये भी सही है। किंग एलाइफ को जीवनी श्रेणी में सम्मानित किया गया। ये भी सही है। ट्रिपास पोयम्स ट्रिपास पोयम्स को कविता श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी सही है। तो चारों कथन सही है। अब देखिए, उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दे रहा केवल एक, दो, तीन सत्य हैं। बी दे रहा केवल दो, तीन, चार सत्य हैं। सी दे रहा केवल एक और चार सत्य हैं। और डी दे रहा कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो चारों कथन सत्य हैं, ये हमें पता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में ये नहीं दिया है कि चारों कथन सत्य हैं। दिया क्या है? कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसी का अर्थ क्या हुआ? कोई भी कथन असत्य नहीं, इसका मतलब हुआ सभी कथन सत्य हैं। तो डी हो गया, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेटजिगर वास्तुकला पुरस्कार 2024। क्या नाम है? प्रेटजिगर वास्तुकला पुरस्कार 2024 के विजेता रिकेन यामामोटो। क्या नाम है? रिकेन यामामोटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे तो एक फैक्ट आपको पता चल गया कि 2024 के प्रेटजिगर वास्तुकला पुरस्कार के विजेता हैं रिकेन यामामोटो।
कथन दे रहा है रिकेन यामामोटो जापान के 9वें वास्तुकार हैं। कहाँ के? जापान के, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एकदम सही है। उन्होंने सार्वजनिक और निजी स्थानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाले डिजाइन पर बल दिया। कहाँ है? सार्वजनिक और निजी स्थानों के बीच। ये सही है। सी क्या दे रहा है? 3, तीसरा कथन, उनके प्रमुख कार्यों में सैतामा प्रीफेक्चुरल यूनिवर्सिटी और पांग्यो हाउसिंग शामिल हैं। ठीक। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मुख्य रूप से यूरोप में परियोजनाएं पूरी की। ये गलत है। तो कथन 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 कहाँ पे हैं? ऑप्शन सी में। तो सही उत्तर क्या हो गया? केवल 1, 2, 3 सत्य हैं, ऑप्शन सी। ठीक है। 3 कथन सत्य हैं, इनको हम देख चुके हैं। जो कथन असत्य है, वो क्यों असत्य है इसकी बात करते हैं। देखिए, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मुख्य रूप से जापान और पूर्वी एशिया में परियोजनाएं पूरी की, न कि यूरोप में। ये यूरोप जो दिया है ये गलत है। ठीक है, कहाँ की? जापान और पूर्वी एशिया में। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2024। ऑस्कर अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फिल्म ओपेन हाइमर, क्या नाम है? ओपेन हाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। सही है। क्या नाम है? ओपेन हाइमर। क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। ये भी सही है। किसे? क्रिस्टोफर नोलन को। एम्मा स्टोन, एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। ये भी सही है। सिलियन मर्फी, क्या नाम है? सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। ये भी सही है। तो चारों के चारों कथन क्या है? सत्य हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। केवल 1, 2, 3 सत्य हैं। कोई भी कथन असत्य नहीं है। कोई भी कथन असत्य नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? सभी कथन सत्य हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप देखिए, ऑप्शन पे विशेष तौर पे फोकस करिए, क्योंकि ऑप्शन से ही सारा खेल सेट कर रहा है ये। 16वां क्वेश्चन है, कान फिल्म महोत्सव 2024 के विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। एक साइड में सूचीबद्ध दिया गया है पुरस्कार, और दूसरे साइड में सूची टू विजेता दिया है। देखिए, पाम डियोर, ग्रांड प्रिक्स, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। पाम डियोर अवार्ड किसे मिला? एनोरा को। किसे मिला? एनोरा सीन बेकर। पाम डियोर अवार्ड जो है, पाम डियोर अवार्ड है, इसकी विजेता कौन है? एनोरा सीन बेकर। ठीक है, सीन बेकर नाम है एनोरा के लिए। ग्रांड प्रिक्स, ग्रांड प्रिक्स, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया। ठीक है, ग्रांड प्रिक्स, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिगुएल गोम्स, किसे मिला है? मिगुएल गोम्स, किसके लिए? ग्रांड टूर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है, एड्रियाना पाज, कार्ला सोफिया गैस्टोन, सेलेना गोमेज, जो साल्डाना, किसके लिए? एमिलिया एरेज के लिए। तो आप कान फिल्म महोत्सव में इसको देख के जाया करिए, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला है कान फिल्म महोत्सव को बार बार पूछने का है, तो केवल आप इस प्रश्न पे भरोसा न करिए। आप कान फिल्म को विधिवत पढ़ के जाइए। जो मेरी समझ के अनुसार जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। 17वां क्वेश्चन देखिए।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। एकदम सही है। किसे मिला? ऋषभ शेट्टी को, कांतारा के लिए। नित्या मेनन और मानसी पारेख को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। किसको किसको? नित्या मेनन और मानसी पारेख। ये सही है। आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। आट्टम, एकदम सही है। सूरज बड़जात्या को ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। सूरज बड़जात्या को, ठीक है, ऊंचाई के लिए। अब कह रहा है कि उपयुक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चारों कथन सही हैं। ए दे रहा है कोई भी कथन असत्य नहीं है, और बाकी में 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 सही है। तो ये जो दिया है कोई भी कथन असत्य नहीं है, यही सत्य है, क्योंकि इसी का अर्थ हुआ कि सभी कथन सत्य हैं। साथियों में बार बार कोई भी कथन असत्य नहीं है इस तरह का सेट किया हूं, क्योंकि आयोग इस बार ऐसे ही प्रश्नों को सेट करेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फंस सकें और क्वेश्चन आप गलत करें, आपका टाइम किल हो। ठीक है। अब देखिए 18वां प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है ज्ञानपीठ पुरस्कार? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे दिया गया है भैया? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वह छत्तीसगढ़ से यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले लेखक हैं। क्या कर रहा है? वह छत्तीसगढ़ से यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले लेखक हैं। एकदम सही है। वह हिंदी भाषा के 12वें लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। बिल्कुल सही है। उन्हें यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए प्रदान किया गया। ये गलत है। तो केवल 1 2 3 सत्य हैं। ऑप्शन में 1 2 3 विकल्प डी में दिया गया है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए मैंने ए में लिखा है सभी कथन सत्य हैं। कोई भी कथन असत्य नहीं है। इससे जस्ट पहले में मैंने कोई भी कथन असत्य नहीं लिखा था, जबकि उसके जस्ट अगले प्रश्न में मैंने लिख दिया सभी कथन सत्य हैं। तो आप भ्रमित ना होंगे, आप इससे थोड़े से परिचित हो जाइए कि आयोग आपके साथ क्या करने वाला है। ठीक है। अब देखिए जो चौथा कथन दिया है कि हालांकि दीवार में एक खिड़की रहती थी, उनकी प्रसिद्ध कृति है, लेकिन यह पुरस्कार उनके समग्र साहित्य योगदान के लिए दिया गया था, न कि किसी पर्टिकुलर कृति के लिए। पुरस्कार उनके समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। एकदम सही है। दूसरा, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। बिल्कुल सही है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मृगया से की थी, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। एकदम सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया। ये भी सही है। तो चारों कथन सही हैं। अब विकल्प देखिए। यह है उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा या से कथन असत्य नहीं है। कह रहा है असत्य नहीं है। असत्य नहीं है यानी सत्य है। तो पी दे रहा है कि कोई भी कथन असत्य नहीं है। कोई भी कथन असत्य नहीं, क्योंकि चारों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मिस वर्ल्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन,
क्रिस्टीना पिस्जकोवा को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज बनाया गया। क्या नाम भैया इनका? क्रिस्टीना पिस्जकोवा। जीभ टेढ़ी हो जा रही है। क्रिस्टीना पिस्जकोवा को विजेता घोषित किया गया। ठीक। यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की गई। एकदम सही है। भारत ने इससे पूर्व 1996 में बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। एकदम ये भी सही है। और चौथा जो कथन दे रहा है कि भारत की सेट्टी सीनी सेट्टी शीर्ष 4 में स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं, ये गलत। फाइनलिस्ट नहीं थी वो। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि कौन सा या से कथन असत्य नहीं है। देखिए बार बार मैं पूछ रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, कौन सा या से कथन असत्य नहीं है। ए केवल 1 और 2, बी 3 और 4, सी केवल 1 2 3, डी कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है। तो 1 2 3 सही है तो केवल सी हो जाएगा। 1 2 3 सही है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर आयोग इस रूप में पूछे तो कैसे पूछेगा? दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। मिस वर्ल्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, पुस्तक में मैंने चेक गणराज्य लिख दिया है, जो कि चेक गणराज्य की थी। इन्हें मिस वर्ल्ड 2025 का ताज बनाया गया। बिल्कुल सही है। यह प्रतियोगिता मुंबई भारत में आयोजित की गई थी। एकदम सही है। इस प्रतियोगिता में 112 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। एकदम सही है। 112 नंबर डायल कीजिए। ठीक है, 112 नंबर डायल करना होता है ना। चेक गणराज्य की सीमा देखिए, ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया गया है। चेक गणराज्य की सीमा जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया कुल 4 देशों के साथ संलग्न थी। ये भी सही है। तो चारों कथन सही है। अब चारों कथन सही ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है। 1 2 सही है, केवल 3 4, केवल 1 2 3। ऑप्शन डी कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये सही हो जाएगा। 19वां। 18 19 19 के बाद अब देखिए कथन जो था, चौथा कथन असत्य क्यों था? क्योंकि भारत की सिमी सेट्टी शीर्ष 4 में स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं रही, इसीलिए ये कथन असत्य था। अगला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया मिस यूनिवर्स 2024? ए ऑप्शन है विक्टोरिया केर थेलविंग। विक्टोरिया केर थेलविग को मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब मिला। सही है। यह प्रतियोगिता मेक्सिको सिटी मेक्सिको में आयोजित की गई। एकदम सही है। यह डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता थी। ये भी सही है। प्रतियोगिता में कुल 125 देशों की प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये भी सही है। तो चारों कथन सही हैं, तो विकल्प कौन सा ढूंढेंगे? या तो सभी कथन सत्य हैं, और सी दिया है कोई भी कथन सत्य नहीं है। यह है कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी कि मतलब तो ये तो अपने होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब सारे कथन गलत हैं। ऑप्शन डी देखिए सभी कथन सत्य हैं, तो इसमें देखिए दोनों को मैंने चेंज कर दिया। अभी तक लिखता था कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका मतलब सभी कथन सत्य हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी कि सभी कथन असत्य हैं। और यहाँ सभी कथन सत्य दिया है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारत की सौंदर्य प्रतियोगिता विजेताओं के बारे में असत्य है? ध्यान रखिएगा, ये असत्य पूछ रहा है। ठीक है, असत्य की बात कर रहा है। पहला, मानुषी छिल्लर भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स विजेता हैं। सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि मानुषी छिल्लर भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स विजेता हैं। ये थोड़ा सा आप चेक करिए।
मानुषी छिल्लर भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स विजेता हैं। ठीक है। ये मानुषी छिल्लर मिस यूनिवर्स विजेता नहीं है, मिस वर्ल्ड है। मानुषी छिल्लर जो है ये मिस वर्ल्ड है। तो इस प्रश्न को 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों को पूछ करके वो हमें गलत साबित कराते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीता था, एकदम सही है। रीता फारिया, डॉक्टर रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी, एकदम सही है। और डॉक्टर रीता फारिया भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली मिस वर्ल्ड थी, ये भी आप जाने रहिएगा। लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स 2000 में सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ था, एकदम सही है। लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स 2000 में सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ था, एकदम सही है। कूट देखिए कह रहा है कौन असत्य है, केवल एक, केवल दो, तीन, केवल चार, या फिर कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसका मतलब सारे कथन सही हैं। जबकि आपने देखा है कि पहला कथन गलत है, तो केवल एक गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 जीता, यूनिवर्स नहीं जीता था। ठीक है। मैं बार बार मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स पे इसलिए फोकस किया हूँ क्योंकि ये प्रतियोगिता अपने भारत में आयोजित की गई थी, एक मुंबई में, दूसरी हैदराबाद में। तो इससे प्रश्न तो 100% बनना है, चाहे वो क्रम का प्रश्न पूछे, चाहे सुमेलित का प्रश्न पूछे, चाहे वो कथन वाले प्रश्न पूछे, लेकिन प्रश्न पूछेगा। 22वां क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित विजेताओं और उनके खिताब का मिलान कीजिए। सूची 1 में विजेता दिया गया है, सूची 2 में प्रतियोगिता दी गई है। देखिए, हरनाज संधू, मानुषी छिल्लर, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। अब अगर आप जान रहे हैं तो सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स थी 1994 की। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड थी 1994 की। मानुषी छिल्लर जो है ये मिस वर्ल्ड 2017 में हुई है। हरनाज संधू लेटेस्ट हैं, मिस यूनिवर्स 2021। तो ये सुमेलित है। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 हुई हैं। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 हुई हैं। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994 और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड 1994। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारत की सौंदर्य प्रतियोगिता उपलब्धियों के बारे में सत्य है? ये देखिए सत्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए, भारत ने अब तक कुल 6 बार मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। भारत को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अब तक 3 बार सफलता मिली है। मिस वर्ल्ड 2024 की मेजबानी भारत ने की थी। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता को भारत ने होस्ट किया था। तो ये चारों विकल्प सही हैं। तो कोई भी कथन असत्य नहीं, चारों विकल्प सही हैं। और ऑप्शन में जो दिया है कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या कैसे कराया गया है। कथन एक, भारत ने 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। पहला रीता फारिया 1966, दूसरा ऐश्वर्या राय 1994, तीसरा 1997 में डायना हेडन, चौथा 1999 में युक्ता मुखी, पांचवा 2000 में प्रियंका चोपड़ा, छठा मानुषी छिल्लर 2017 में। तो आप इनके क्रम को भी याद रखिए। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। दूसरा कथन सत्य है क्योंकि भारत की 3 मिस यूनिवर्स विजेता है, सुष्मिता सेन 1984, लारा दत्ता 2000 और हरनाज संधू 2021। तीसरा कथन सत्य है। क्यों सत्य है भैया? मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता भारत के मुंबई में आयोजित की गई थी, जबकि मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता भारत के हैदराबाद में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन, अब देखिए जहां जहां जिस प्रश्न में किसी देश विशेष का जिक्र आएगा, आयोग की ये प्रणाली रही है कि प्रश्न ऐसे जगहों से बनाए जाते हैं जो करंट अफेयर्स में चर्चित रहे। जैसे भी आपने देखा है डेनमार्क आया है कि ये डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता है। तो डेनमार्क के भौगोलिक और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उससे प्रश्न पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है।
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को सिटी ऑफ स्पाइर्स के नाम से जाना जाता है। सही है। कोपेनहेगन में वर्ष 2009 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे कोप 15 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोप 15। कोप मीन्स क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। सी देख रहा है कि डेनमार्क की सीमा उत्तर सागर और बाल्टिक सागर दोनों से मिलती है। डेनमार्क की सीमा उत्तर सागर और बाल्टिक सागर दोनों से मिलती है। एकदम सही है। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे को सामूहिक रूप से स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। ठीक है। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे को सामूहिक रूप से स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, और जब इसमें फिनलैंड ऐड हो जाता है तो इसे फिनो स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। अब चारों देश आपके जो हैं, चारों कथन आपके सही है। अब देखिए, कह रहा है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा या से कथन असत्य नहीं है। क्या है? असत्य। असत्य नहीं है। असत्य नहीं है यानी सत्य है। असत्य नहीं है यानी सत्य है, तो सारे कथन सत्य हैं। अब कोई ऑप्शन है केवल एक और दो? सी ऑप्शन एक दो चार, डी ऑप्शन केवल तीन चार। केवल बी ऑप्शन दिया, कोई भी कथन असत्य नहीं है यानी सारे कथन सत्य हैं। बी हो गया इसका उत्तर। अब देखिए, ये व्याख्या एकदम आराम से की गई है, आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, कोपेनहेगन और बाल्टिक सागर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोपेनहेगन को की आप बाल्टिक सी कहा जाता है, क्योंकि यह ओरेसैंड जल संधि के पास है, जो बाल्टिक सागर का प्रवेश द्वार है। एकदम सही है। कोपेनहेगन को की आप बाल्टिक सी कहा जाता है, क्योंकि यह ओरेसंड जल संधि के पास स्थित है, जो कि बाल्टिक सागर का प्रवेश द्वार है। ठीक। ऐतिहासिक रूप से डेनमार्क ने साउंड टोल के माध्यम से बाल्टिक में आने जाने वाले सभी जहाजों से कर वसूली थी। ऐतिहासिक रूप से डेनमार्क ने साउंड टोल के माध्यम से बाल्टिक में आने जाने वाले सभी जहाजों से कर वसूली थी। एकदम सही है। ओरेसंड जलसंधि डेनमार्क और जर्मनी के बीच स्थित है। ओरसंड जलसंधि डेनमार्क और जर्मनी के बीच स्थित है, ये गलत है। चौथा, बाल्टिक सागर यूरोप का एक स्थलरुद्ध सागर है। बाल्टिक सागर जो है यूरोप का एक स्थल रुद्ध सागर है, जिसकी व्यापार व्यवस्था मुख्यतः डेनमार्क के मार्गों पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही है। तो भैया आपका एक दो चार सही है। एक दो चार विकल्प कहाँ है? ए में। ठीक है। अब देखिए, सत्य वाले को तो हमने बता दिया। असत्य कथन तीन असत्य क्यों था? क्योंकि ओरेसंड जल संधि डेनमार्क और स्वीडन के बीच में स्थित है, न कि जर्मनी। देखिए, ओरसंड जल संधि जो है ये डेनमार्क और स्वीडन के बीच स्थित है, न कि डेनमार्क और जर्मनी के बीच है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल्टिक सागर क्षेत्र के भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल्टिक सागर क्षेत्र जो है इसके भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाल्टिक सागर यूरोप का एक अर्ध स्थलुर्ध सागर है, जो 8 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है। रूस का कालिनिनग्राद क्षेत्र बाल्टिक तट पर स्थित है, और यह रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। बाल्टिक सागर में नाटो और रूस की नौसैनिक गतिविधियां निरंतर तनाव का कारण बनी रहती हैं। चौथा है, डेनमार्क बाल्टिक सागर की नौवहन व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली एकमात्र तटीय शक्ति है। अब कह रहा है, उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा या से कथन सत्य नहीं है। कह रहा है सत्य नहीं है, तो केवल चार सत्य नहीं है, बाकी तीनों जो हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये सत्य है। तो केवल चार जो कि ऑप्शन बी में दिया है ये सत्य नहीं है यानी असत्य है। अब देखिए, असत्य कथन क्यों है? असत्य क्यों है? क्योंकि डेनमार्क जो है
डेनमार्क, स्वीडन, रूस आदि सभी बाल्टिक सागर की नौ वहन में भागीदार हैं, केवल डेनमार्क नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉर्डिक देश। देखिए, नॉर्डिक देश शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पे विचार करना? नॉर्डिक देश शब्दावली पे। नॉर्डिक देश केवल स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित है। ठीक है। कह रहा है नॉर्डिक देश केवल स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित है, गलत। नॉर्डिक देश राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से G7 का हिस्सा है। ठीक है। कह रहा है नॉर्डिक देश राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से G7 का हिस्सा है, एकदम गलत। सफेद झूठ बोल रहा है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, ये सही है। नॉर्डिक परिषद इन देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। तो केवल 3 और 4 सही है, यानी 3 और 4 असत्य नहीं है। इसमें क्या हो गया? ऑप्शन बी, केवल 3 4 असत्य नहीं है। व्याख्या अगर करेंगे तो पहला कथन इसलिए असत्य है क्योंकि फिनलैंड और आइसलैंड स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर नहीं आते, फिर भी वे नॉर्डिक है। ठीक है। 4 5 क्वेश्चन और हैं, उनको देख लीजिए। निम्नलिखित जल संधियों और उनके अवस्थिति का सही मिलान कीजिए। ओरसंड जल संधि डेनमार्क और स्वीडन के बीच में है, एकदम सही है। बास्फोरस जल संधि तुर्की और काला सागर के बीच में है, एकदम सही है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है, ये भी सही है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है, ये एकदम सही है। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सही से मिलाया भी गया है, आपको ज्यादा 3 5 करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए सही है। 29वां प्रश्न है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विनोद कुमार शुक्ल को यह पुरस्कार उनके हिंदी साहित्य में योगदान के लिए प्रदान किया गया, एकदम सही है। पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां। विनोद कुमार शुक्ल को यह पुरस्कार हिंदी साहित्य में योगदान के लिए प्रदान किया गया है, एकदम सही है। वह छत्तीसगढ़ राज्य से इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले लेखक हैं, ये भी सही है। यह पुरस्कार उन्हें अपनी कविता संग्रह दीवार में खिड़की एक रहती है, दीवार में खिड़की एक रहती के लिए मिला, एकदम सही है। ये जो पुरस्कार है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें उनके कविता संग्रह दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए मिला है। तरह वह हिंदी भाषा के 12वें लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये सही है। ये जो आप बता रहे हैं कि ये पुरस्कार उन्हें उनकी कविता संग्रह दीवार पर एक खिड़की रहती थी के लिए मिला, ये भैया गलत है। तो इस स्टेटमेंट में कह उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि कौन सा या से कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब सत्य है। तो सत्य के नाम पे पहला कथन सही है, विनोद शुक्ला को दिया गया है, वे छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। ठीक है। हिंदी भाषा के 12वें लेखक हैं जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ, एकदम सही है। तीसवा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात आई है किसकी? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की आई है। पहला, हिंदी भाषा में यह पुरस्कार गगन गिल, इसे दिया गया। गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार के लिए प्रदान किया गया, एकदम सही है। कुल 24 लेखकों को यह पुरस्कार विभिन्न भाषाओं में प्रदान किया गया, ये भी सही है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से अधिकांश को यह पुरस्कार कविता संग्रह के लिए दिया गया, ये भी सही है। अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार ईस्टरिन किरे, ईस्टरिन किरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स प्रदान किया गया। ठीक है। अब कह रहा है, उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि कौन सा या से कथन सत्य है।
तो आप देखेंगे कौन से कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन बी जो दिया है सभी कथन सत्य हैं, ये सही हो जाएगा। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, लेकिन आपने नहीं लिखा, कोई भी कथन असत्य नहीं है, नहीं लिखा। 31, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देवकी पंडित रामबियार, देवकी पंडित नामबियार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, देवकी पंडित नामबियार, इन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए पुरस्कार मिला। धर्मनाथ, ये एकदम सही है, धर्मनाथ मिश्र को हारमोनियम वादन के लिए सम्मानित किया गया, एकदम सही है। हरविंदर सिंह को कर्नाटक संगीत के लिए यह प्रदान किया गया, हरविंदर सिंह को, एकदम सही है। ये सही नहीं है, ना ना ना, कर्नाटक संगीत नहीं है, ये जो दे रहे हैं हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह को कर्नाटक संगीत के लिए पुरस्कार दिया गया, ये कर्नाटक नहीं बल्कि हिंदुस्तानी संगीत है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। राजा और राधा रेड्डी को भरतनाट्यम के लिए पुरस्कार मिला, एकदम सही है। व्याख्या देखिए, असत्य क्यों है? हरविंदर सिंह को कर्नाटक संगीत के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान 2024, 34वां व्यास सम्मान 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 4 लाख रुपए का यह सम्मान केकी बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों से प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जा रहा है। ये देखिए, आयोग जो पूछेगा ये ऐसे ही पूरा पूरा सेंटेंस उठा लेगा, पूरी पूरी पूरे फैक्ट को उठा करके पूछ देगा। 4 लाख, इसमें अब देखिए एक ही कथन में 2-3 क्वेश्चन हो गए। ब्याज सम्मान की जो पुरस्कार राशि 4 लाख रुपया हो गया, किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। कितने भाषा में? हिंदी भाषा में। क्राइटेरिया क्या है? विगत 10 वर्षों से प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए। तो ये भैया सही है। वर्ष 2024 में यह सम्मान लेखिका सूर्यबाला को, लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, इसके लिए सम्मानित किया गया, इसके लिए प्रदान किया गया। फिर आता है 33वां व्यास सम्मान, 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें और यादें के लिए दिया गया था। 33वां व्यास सम्मान जो है, ये लेखिका का नाम है पुष्पा भारती और उनके संस्करण यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। अब ये बताइए कि सारे कथन सही हैं। जब सारे कथन सही हैं तो ऑप्शन देखिए, इसमें 1-2 सत्य है, 1-3 सत्य है, केवल एक सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया, कोई भी कथन असत्य नहीं है, यही सत्य है, यही चारों सत्य है। और इस सीरीज का यानी कि आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सरस्वती सम्मान 2024 के संदर्भ में नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, यह सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, एकदम गलत। क्यों गलत है साथियों? क्योंकि ये सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ना कि साहित्य अकादमी द्वारा। दूसरा दिया है कि वर्ष 2024 में यह सम्मान साधु भद्रेश दास को, साधु भद्रेश दास को दिया गया था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा नामक संस्कृत कृति के लिए। एकदम सही है, क्या नाम है? साधु भद्रेश दास को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा नामक संस्कृत कृति के लिए दिया गया। तीसरा है, यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य को मान्यता देता है। क्या कह रहा है कि यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य को मान्यता देता है। ये एकदम सही है। इसमें 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो यानी कि 2, 3, 4 इसमें सही है, एक गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ना कि साहित्य, ना कि
साहित्य अकादमी द्वारा। तो साथियों, ये थे आज के हमारे 33 प्रश्न। इसमें महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार हो सकते थे उनको शामिल किया गया है। पैटर्न इसका प्रश्न पूछने का हूबहू वैसा ही है जैसा आयोग प्रश्न पूछता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार इन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, बढ़िया से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की कोई दुविधा नहीं होगी, इतना मान के चलिए। तो आप अच्छे से पढ़िए साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि ये हमारे एग्जाम हॉल वॉरियर्स का लोगो है। EHW लिखा है, ऊपर बी लिखा हुआ है, एरो बना है, EHW, तैयारी जीत की, ये लोगो है। अगर आप चैनल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम हॉल वॉरियर्स सर्च करके भी जा सकते हैं, या इस लोगो को डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं, या फिर ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये अपने आप एग्जाम हॉल वॉरियर्स चैनल पे पहुंचा देगा। तो साथियों, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।